पुणे से खबर है, जहां पर होटल में सरेआम हत्या की गई है। पहले गोली मारी और फिर धारदार हथियार से हमला किया गया। कार सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में कैद हुई है मर्डर की ये वारदात। और ये देखिए सनसनीखेज वीडियो जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आरोपियों की तलाश जारी है। पुणे सोलापुर हाईवे पर इंदापुर के पास होटल जगदंबा में यह वारदात हुई है। सन्न कर देने वाली ये वारदात के बाद मौके पर अफरा तफरी फैल गई। पहले से मौजूद लोग जान बचाकर वहां से भागते हुए नजर आए। तो महाराष्ट्र के पुणे का ये मामला, जरा तस्वीरें आप देखिए और आप देख सकते हैं कि अविनाश नाम का शख्स अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था और इतने में पीछे से दो हमलावर आते हैं। एक के हाथ में पॉलिथीन बैग है और उसमें से पिस्तौल वो निकालता है। पीछे से अविनाश के सिर पर गोली मारी, 2 गोली मारी गई है। इस वारदात के बीच अविनाश के साथ खाना खा रहे बाकी दोस्त अपनी जान बचाकर भागते हैं और इतने में 6 और हमलावरों की एंट्री हो जाती है। उन सब के हाथ में धारदार हथियार है। बाकी हमलावर भी एक साथ अविनाश पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। मरने के बाद भी मृतक पर बेरहमी से हमला जारी रहता है और इसके बाद हमलावर आसानी से मौके से फरार हो जाते हैं। आखिर हत्या क्यों की गई, हमलावर कौन थे, इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश कर रही है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के पुणे का ये मामला। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। होटल में सरेआम मर्डर के बाद किस तरह से सनसनी फैल गई। पहले गोली मारी जाती और फिर धारदार हथियार से हमला किया जाता है। कार सवार 7 से 8 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि हत्या की वजह क्या है। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। राजीव, ये तस्वीरें वाकई में सन्न कर देने वाली है। अभी तक कुछ पता चल पा रहा है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए, अभी तक सिर्फ इस शख्स की शिनाख्त हुई है। पुलिस ने इसका नाम अविनाश बताया, अविनाश धनवे, और ये अपने दोस्तों के साथ में जगदंबा होटल में बैठा हुआ था और अचानक से एक ही कार में ये सारे लोग, जितने लोग सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं कि हथियारों के साथ होटल में इंटर किए हैं, पहले गोली मारी और उसके बाद में कोयता और तलवार जैसे अन्य धारदार हथियारों से उसके बाद भी वो कई वार किए गए हैं। ये सारे लोग अचानक से आते हैं, पहले 2 लोग इंटर करते हैं और उसके बाद में पहले फायरिंग करते हैं, फिर वार करते हैं और उसके बाद जमीन पर गिरने के बाद भी कई बार अटेम्प्ट किया गया है। पुलिस का कहना है कि इसके आधार पर चूंकि लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। लगभग 4 से 5 टीमें भी पुलिस की अलग अलग बनाई गई है, जिनके जरिए इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है वो वाकई में सकते में ला सकता है। इस फुटेज को देखकर कोई भी शख्स जो है चौंक सकता है, क्योंकि एकदम देखिए होटल में दूसरे भी कुछ लोग बैठे हुए थे। होटल के जो स्टाफ है वो वहां पर दाएं बाएं आते जाते दिख रहे हैं, लेकिन खुलेआम कुछ लोग आते हैं, उनके चेहरे भी नहीं ढके हुए थे। एक पॉलिथीन में एक शख्स जो है, जो कि पीले कपड़े में दिख रहा है, पॉलिथीन हाथ में लेकर आता है, उसमें से अचानक से रिवॉल्वर निकालता है और पीछे से सर में अविनाश की गोली मारता है। बहरहाल हत्या क्यों की गई, क्यों अविनाश को टारगेट किया गया और इनकी क्या दुश्मनी थी और क्या ये लोग पुणे के ही रहने वाले थे या फिर किसी दूसरे शहर से थे, वहां पर हत्या को प्लानिंग करके अंजाम दिया गया, इन तमाम चीजों की जानकारी जो है इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी तक आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से फरार है। तो पुलिस का कहना है जब तक आरोपियों को कस्टडी में नहीं लिया जाता तब तक इस पूरे मामले में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तस्वीरें वाकई में किसी को भी दहला देने वाली है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई है। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन पहचानने की कोशिश लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली में फायर ब्रिगेड के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू को अंजाम दिया गया है। बर्फीली खाई में फंसे 3 पर्वतारोहियों का रेस्क्यू किया गया है। पहाड़ों में फंसे पर्वतारोहियों को एक एक करके बचाया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इटली में फायर ब्रिगेड के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू को कैसे अंजाम दिया गया। बर्फीली खाई में 3 पर्वतारोही फंस गए थे और इसके बाद इनका रेस्क्यू किया जाता है। पहाड़ों में फंसे पर्वतारोहियों को एक एक करके हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इटली की तस्वीरें आप देखिए। पर्वतारोही
जो कि फंस गए थे बर्फीली पहाड़ियों में, बर्फीली चोटियों पर। और इसके बाद इनको रेस्क्यू करने के लिए फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं वो यहां पर पहुंचते हैं हेलीकॉप्टर के साथ, और एक एक करके इन सभी पर्वतारोहियों को यहां से निकाला जाता है। खबर लेह लद्दाख से। लेह लद्दाख के जोजिला इलाके में भीषण बर्फबारी हुई है। जोजिला में हैवी मशीनों से बर्फ को हटाने का काम जारी है। करीब 10 फीट तक बर्फ की मोटी चादर इस वक्त बिछी हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं लेह लद्दाख की, जहां पर जोजिला इलाके में भीषण बर्फबारी हुई है। किस कदर बर्फबारी हुई है, सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई है। मशीनों से बर्फ को हटाने का काम जारी है। करीब 10 फीट तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। इजराइल और हमास युद्ध को लेकर है। गाजा में आईडीएफ ने टनल में छिपे हमास के लड़ाकों को घेरा। गाजा के बैटल ग्राउंड में दोनों तरफ से भीषण फायरिंग हो रही है। 24 घंटे ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर हमास के लड़ाकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर वेस्ट बैंक से। वेस्ट बैंक में हमास के हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी। भीषण गनफाइट के बाद हमला करके जो लड़ाका है वो ढेर किया गया। इजराइल की फोर्स ने हमलावर को ढेर किया। वीडियो में हमास का लड़ाका गोलियों की बौछार करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमास का यह हमलावर है जो कि आईडीएफ के जवानों के साथ, ये देखिए फिर कैसे इसे गोली लगती, क्योंकि पहले ये लगातार आईडीएफ के जवानों पर हमला कर रहा था और फिर गोली मारकर इसको ढेर किया गया। अगली बड़ी खबर। विश्व युद्ध की आशंका के बीच रूस चीन ईरान की वॉर ड्रिल। युद्धाभ्यास में 20 युद्धपोतों से हमले की प्रैक्टिस की गई है। रूसी नेवी ने एंटी शिप मिसाइलों से डमी ठिकानों को ध्वस्त किया। चीन और ईरान की नेवल फ्लीट ने डमी टारगेट्स की घेराबंदी की। इधर तुर्की के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कोकेली पर बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आ रही है तुर्की से। तुर्की के कंटेनर जहाज ने 3 क्रेनों में टक्कर मारी है। टक्कर के बाद कंटेनर जहाज पर 3 क्रेन गिर गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तुर्की की। तुर्की का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है कोकेली, और यहां पर यह हादसा हुआ। तुर्की के कंटेनर जहाज ने 3 क्रेनों को टक्कर मारी है और टक्कर के बाद कंटेनर जहाज पर 3 क्रेन गिर गई। और ये तस्वीरें देखिए, पहले टक्कर होती है, कंटेनर इसमें लदे हुए हैं जहाज पर, मालवाहक ये जहाज है, और फिर एक एक करके किस तरह से ये सभी जो क्रेन है वो इसी कंटेनर जहाज पर गिर गई। ये बड़ा हादसा तुर्की में हुआ। और एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए, कंटेनर जहाज जो कि इस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से ये कंटेनर जहाज यहां पर जो क्रेनें लगी हुई थी उन क्रेनों से टकरा जाता है। भारी भरकम और ऊंची क्रेनें, और फिर ये क्रेनें एक एक करके इस जहाज पर गिर जाती हैं। और देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर। रूस की रॉकेट फोर्स का बड़ा ऑपरेशन ग्रेड MLRS से बारूदी बौछार की गई। यूक्रेन की डिफेंस लाइन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। रूस की गोलीबारी में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। रूस में राष्ट्रपति चुनावों के मतदान का आज आखिरी दिन है। बस इसी चुनाव को प्रभावित करने के लिए यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक अटैक प्लान को तैयार किया है ताकि पुतिन फिर से रूस के प्रेसिडेंट ना बने। और जानते हैं, बीते 12 मार्च से लगातार यूक्रेनी फौज रूस में दाखिल होने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन यूक्रेन की इस हिमाकत का पुतिन ने ऐसा जवाब दिया कि जिसके बाद यूक्रेन के 16 शहर
बारूद से थर्रा उठे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीते 24 घंटों से नॉन स्टॉप आक्रमण जारी है, जिससे यूक्रेन के अस्तित्व पर भी ग्रहण लग चुका है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। बीते 24 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों और प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की गई, कहीं आत्मघाती ड्रोन ने तबाही मचाई, कहीं आर्टिलरी शेल से यूक्रेनी सरजमी दहली, तो कहीं एमएलआरएस और मिसाइलों ने बारूदी कोहराम मचाया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कीव से लवीव तक, ज़ेपोरिज़िया से खार्किव तक, ओडेसा से माइकोलेव तक, सूमी से डोनेस्क तक, अवदीपका से लीमन तक, ओडेसा से सूमी तक, यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो। बीते 24 घंटों में यूक्रेन के 16 शहर पुतिन प्रतिशोध की भेंट चढ़ गए। रूसी ब्रिगेड के बारूदी जलजले से दहल गए। मगर बीती रात पुतिन ने यूक्रेन के जिस इलाके में सबसे प्रचंड प्रहार किया वो ब्लैक सी से सटा यूक्रेन का ओडेसा रीजन था, जहां डबल फ्रंट से अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया। मसलन पोर्ट सिटी ओडेसा पर आसमान और समंदर से हमला हुआ। रूस ने 8 मिसाइल और 27 शाहिद ड्रोन से ओडेसा दहलाया। रूसी सेना ने ओडेसा के रिहायशी इलाकों पर भी स्ट्राइक की। रूसी हमले में 30 लोग मारे गए जबकि 73 लोग घायल हुए। ओडेसा समेत यूक्रेन के 16 शहर पूरी तरह ध्वस्त हो गए क्योंकि रशियन ब्रिगेड ने इन 16 शहरों पर बेहिसाब बारूद बरसाया। जानते हैं, यूक्रेन में प्रचंड बारूदी कोहराम मचना तय भी था क्योंकि 12 मार्च के बाद से यूक्रेनी सेना कुछ ऐसा कर रही है जो पुतिन को कतई रास नहीं आ रहा था। 12 मार्च से यूक्रेनी सेना रूस में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। बेलगोरोद और कुर्स्क बॉर्डर से रूस में एंट्री करने का प्लान तैयार हुआ। यूक्रेन ने इसके लिए बेलगोरोद और कुर्स्क में जबरदस्त ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन के इस हिमाकत से पुतिन भड़क उठे क्योंकि बेलगोरोद और कुर्स्क पर चढ़ाई करना, रूस की सीमा में दाखिल होना सीधे पुतिन को चैलेंज देने जैसा था। बस फिर क्या, रूसी डिफेंस ने ड्रोन, एमएलआरएस मिसाइलों, आर्टिलरी, टैंकों और हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटकों से धावा बोल दिया।
तो बेलगोरोद और कुर्स्क बॉर्डर से रूस में दाखिल होने की कोशिश करने वाली यूक्रेनी फौज पर पुतिन ब्रिगेड मौत की तरह बरसी। जी हां, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महज 3 दिनों के भीतर यूक्रेन के करीब 1500 से ज्यादा सैनिक रूसी हमले में मारे गए। और इसके अलावा रूस के विस्फोटक आसमानी प्रहार में यूक्रेन के 20 टैंक और करीब 23 आर्मर्ड व्हीकल्स भी तहस नहस हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी डिफेंस ने दक्षिण पूर्व से लेकर सेंट्रल यूक्रेन तक के 16 शहरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में हमला किया है, जहां एक तरफ यूक्रेनी शहरों को दहलाने के लिए फैब 500, फैब 1000 और फैब 1500 जैसे विनाशक ग्लाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव और तटीय शहर ओडेसा में रूसी सेना बैलिस्टिक मिसाइल और कामाकाजी ड्रोन से सीरियल अटैक कर रही। आपको बता दें कि बेलगोरोद और कुर्स्क रीजन से रूस पर चढ़ाई का प्लान खुद यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने तैयार किया था और इस ऑपरेशन के लिए यूक्रेन ने करीब 2500 से ज्यादा सैनिक, करीब 40 टैंक और 50 आर्मर्ड व्हीकल बेलगोरोद और कुर्स्क बॉर्डर पर तैनात किए। मगर रूसी हमले में सब कुछ खाक हो गया, क्योंकि पुतिन की ब्रिगेड ने सरहदी इलाकों में ऐसा सुरक्षा घेरा बना रखा था जिसे तोड़ पाना यूक्रेनी फौज के लिए आसान नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अपनी जमीन और कब्जे वाले इलाके बचाने के बजाय अचानक ही जेलेंस्की ने रूस पर धावा बोलने का प्लान क्यों बनाया? क्यों चंद सैनिकों को रूस जैसी ताकतवर फौज से लड़ने के लिए छोड़ा? तो आपको बता दें कि असल में यूक्रेन का प्लान रूस में हो रहे राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित करना था। जी हां, 15, 16 और 17 मार्च यानी 3 दिन रूस में वोटिंग है। लिहाजा यूक्रेन का मकसद वोटिंग को प्रभावित करना था, मतदान वाले इलाकों में बड़े हमलों को अंजाम देना था। रूसी वोटिंग सिस्टम को ध्वस्त करने के मकसद से यूक्रेन ने पहले एंटी रूस संगठनों की मदद ली और फिर बीते 3 दिनों से यूक्रेनी सेना खुद रूस में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। यूक्रेन की हिमाकत इतनी बढ़ गई कि खुद प्रेसिडेंट पुतिन को इस मसले पर बयान देना पड़ा। पुतिन ने इस बयान के साथ ही यूक्रेन को चेता दिया था कि अगर रूस में हो रहे चुनावों को प्रभावित किया गया, अगर यूक्रेन ने कोई दखलंदाजी की तो अंजाम बेहद भयावह होगा। बावजूद इसके यूक्रेन ने रूसी सीमा में घुसपैठ का प्लान बनाया। बस फिर क्या, पुतिन के बारूदी प्रकोप में यूक्रेन धुआं धुआं हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच बड़ी खबर यूक्रेन युद्ध को लेकर है। यूक्रेन में एक बार फिर से रूसी बमबारी शुरू हुई। ओडेसा में ब्लैक सी स्कैंडर मिसाइल का यहां पर हमला हुआ। इस हमले में भीषण तबाही हुई है। कल हुए हमले में 30 लोगों की मौत हो गई थी, 73 लोग जख्मी हो गए थे। ओडेसा में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी ऑयल रिफाइनरी पर नया यूक्रेन का हमला हुआ। रूस के समारा के तेल संयंत्र पर ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले के बाद दोनों रिफाइनरीज में आग लग गई। पिछले 72 घंटे में रूस की 13 रिफाइनरीज पर हमले किए गए और उनको तबाह किया गया। यूरोप में एटमी युद्ध का अंदेशा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब खुले तौर पर नेटो देश
यूक्रेन के बचाव में उतर आए हैं। वीमर ट्रायंगल कहे जाने वाले 3 देश पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस के नेताओं की बर्लिन में बैठक होती है और उसके बाद संयुक्त तौर पर एक बयान जारी होता है और इसमें सीधे तौर पर रूस को धमकी दी जाती है और धमकी में किसी भी हद तक जाने की बात कह दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि वो हद एटमी हमला तो नहीं होने वाली, और अगर ऐसा हुआ तो रूस पलटवार में पूरे यूरोप में विनाश मचा सकता है, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं रूस की सुरक्षा के लिए वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बेझिझक करने को हर वक्त तैयार है। यह है बीबर ट्रायंगल, यह है रूस को पराजित करने का ब्रह्मास्त्र, यह है यूरोप के स्वघोषित वीर, यह है रूस के सबसे बड़े दुश्मन जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड। और तीनों देशों के प्रतिनिधि जब बर्लिन में मिले तो क्रेमलिन की निगाहें इन्हीं पर टिकी थी, क्योंकि बर्लिन में तय हो रहा था कि यूक्रेन रूस में युद्ध किस दिशा में जाएगा और यूरोप में तबाही का बवंडर आएगा या नहीं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने जब मीडिया के कैमरों के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हौसला जताया कि वो हर कदम यूक्रेन के साथ हैं, तभी से यह तय हो गया कि यूरोप कभी भी विश्व युद्ध की आग में झुलस सकता है और रूस में 5 करोड़ लोगों की तबाही का तूफान कभी भी आ सकता है। इस तबाही का रोड मैप नेटो ने कैसे तैयार किया है वो बताएं। उससे पहले समझिए बर्लिन में जब बीबर ट्रायंगल के नेता मिले तो यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर क्या दावा किया गया। अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ने ही यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार पहुंचाए। फ्रांस ने यूक्रेन में नाटो सेना उतारने की जिद ठानी थी और बातचीत के बाद जर्मनी और पोलैंड भी इसके लिए राजी दिखे। जाहिर है इससे रूस का पारा बढ़ने लगा, क्योंकि एक बार फिर मैक्रो ने उसी तरह की हुंकार भरी। इस बीच क्रेमलिन पर दबाव बढ़ गया है कि वो पूरी तरह से यूक्रेन का खात्मा करे, साथ ही यूरोप के उन देशों को ब्लैकलिस्ट करे जो यूक्रेन के मददगार हैं। जिसमें जर्मनी का नाम टॉप 5 में है। जर्मनी की तरफ से फिर कहा गया कि वो रूस पर हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को देगा। 3 ताकतवर देशों ने जिस तरीके से रूस को खुला चैलेंज किया है, उससे जाहिर है कि यूरोप में नेटो की तैयारी किस स्तर की है। यहां तक कि नेटो ने रूस पर एटमी हमले का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। यूरोप की 3 शक्तिशाली देश इस दफा ठीक उसी तरह मिले हैं जैसे 33 साल पहले साल 1991 में मिले थे। उस वक्त जर्मनी के वीमर सिटी में जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस के विदेश मंत्री मिले थे, इसीलिए इस ग्रुप को नाम मिला वीमर ट्रायंगल। हालांकि वो शीत युद्ध का आखिरी दौर था, तब तक सोवियत संघ काफी कमजोर हो चुका था, कई टुकड़ों में टूटने लगा था। लेकिन अब हालात अलग है, रूस काफी मजबूत स्थिति में है, इसलिए नेटो खुद को रूस से मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। नेटो ने रूस को धमकी दी है कि रूस में इतनी एटमी तबाही मचाई जाएगी जिससे रूस में 1 घंटे के अंदर 5 करोड़ मौत हो सकती है। यूएस एयरफोर्स में न्यूक्लियर एंड मिसाइल ऑपरेशन में एक्स ऑफिसर रहे जैक बरोय ने यह दावा किया है। अगर रूस ने नेटो देशों पर एटमी हमला करने की जरूरत दिखाई तो बदले में नेटो की बहुत बड़ी तैयारी है। रूस के हर मिलिट्री बेस, हर शहर को तबाह कर दिया जाएगा, जिसमें शुरुआती 1 घंटे में ही करीब 4.5 करोड़ लोग रेडियो एक्टिव रेडिएशन से मारे जाएंगे। जैक बरोय ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें अनगिनत मिसाइल रूस के अलग अलग इलाकों पर गिरती दिखाई दे रही। जिसके बाद तेजी से रेडिएशन फैलता दिख रहा है, साथ ही मौत का आंकड़ा भी स्क्रीन पर बढ़ रहा है। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि 5 करोड़ मौत हो सकती है और यह आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ भी जा सकता है। पेंटागन ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें सबसे पहले निशाने पर रूस के परमाणु बेस है, जहां एटमी अटैक होने से तबाही का दायरा कई गुना बढ़ जाएगा।
रूस की 6 न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड जो आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक पड़ती है, कोजल्स्क और तेतेस्चवी साइट पर अमेरिका हमला कर सकता है। और वहीं उजहर और दोम बरवस्की भी अमेरिका के निशाने पर है, जबकि कर्तले और अलिस्क में भी हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा 3 नेवल बेसिस पर भी अमेरिका F-35 एटम बम गिरा सकते हैं, जिसमें पहला नाम है नेरपिख्या का, और इसके बाद यागिल्निया और राइबेकिया भी निशाने पर है। न्यूक्लियर बॉम्बर एयरबेस पर खड़े रूसी जहाजों को अमेरिका ध्वस्त कर सकता है, जिसमें यूक्रेन का एंगल्स एयरबेस पेंटागन के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। दरअसल नेटो ये समझ चुका है कि एटमी ताकत के मामले में रूस उससे आगे है, इसलिए नेटो युद्धाभ्यास के जरिए अपनी मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स पावर दिखा रहा है। इसके पीछे नेटो देशों की घबराहट भी है, क्योंकि पिछले साल जून में ही रूस ने अपने टैक्टिकल एटमी वेपन बेलारूस के बॉर्डर पर लगा दिए थे और एक और नई खेप जनवरी में भेजी गई थी। जहां से पोलैंड और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया के अलावा यूक्रेन पर भी एटमी हमला कर सकता है। लिथुआनिया ने सबसे पहले डर जाहिर किया था कि पुतिन कैलिनिनग्राड तक कॉरिडोर बनाकर बाल्टिक में बादशाहत कायम करने की फिराक में। बड़ी खबर अमेरिका की न्यू जर्सी में गोलियों की बौछार हुई है। न्यू जर्सी गोलीकांड में 3 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस फोर्स ने संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार किया है। 26 साल के हमलावर को इमारत से अरेस्ट किया गया। तस्वीरें आप देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने राफा को पूरी तरह से तबाह करने का फरमान जारी कर दिया और ऐसे में हमास और हुती का पारा काफी हाई है। हमास और हुती ने मिलकर ब्लूप्रिंट को तैयार किया और इसमें साउथ इजराइल को कब्रिस्तान बनाने का मंसूबा छुपा हुआ है। दूसरी तरफ हुती ने हिंद महासागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमला करके ये बता दिया है कि वो गाजा का बदला इसी तरह से लेता रहेगा। हूती की पश्चिमी देशों को धमकी, तुम एक मारोगे वो 10 मारेगा। तुम गाजा में तबाही मचाओगे वो लाल सागर में हमले करेगा। तुम राफा में स्ट्राइक करोगे वो हाइफा को शमशान बना देगा। और जो हूती ने कहा है वो वैसा कर भी रहा है। कुछ दिन पहले हाइफा पोर्ट पर हूती ने विध्वंसक हमला किया और अब फिर से बड़े हमले की धमकी दी है। दूसरी तरफ हमलों का दायरा लाल सागर से बढ़ाकर हिंद महासागर तक पहुंचा दिया है। हूती के बारूदी बवंडर में टास्क फोर्स की सारी प्लानिंग बेकार साबित हुई है। लाल सागर में हूती के ड्रोन और मिसाइल को टास्क फोर्स इंटरसेप्ट कर भी रही थी, लेकिन हिंद महासागर में तो हूती पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। उसके हमले लगातार बढ़ रहे हैं। हूती ने 3 अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है, साथ ही एक इजरायली कार्गो शिप पर हमला कर दिया है। हमले इतने विध्वंसक थे कि चारों जहाजों पर आग लग गई। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि जहाजों को बचा लिया गया है। अमेरिका ने यह तक दावा किया है कि युद्धपोत पर लगे डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही हूती की मिसाइल मार गिराई। अगर ऐसा है तो फिर हिंद महासागर में जहाजों में आग कैसे लगी? इस पर टास्क फोर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।
हालांकि ये दावा किया गया है कि जवाबी हमले में यमन में मौजूद हूती ठिकानों पर 3 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। इस बीच नेतन्याहू ने राफा को शमशान बनाने का फरमान जारी कर दिया है, जिससे हूती तमतमा गया है। अब हूती और हमास ने मिलकर इजराइल के दक्षिण में हमले करने का नया ब्लूप्रिंट बना लिया है, जिसके लिए हमास और हूती कमांडर की सीक्रेट मीटिंग हुई और तय किया गया टारगेट, जिसमें इजराइल पोर्ट सिटी हाइफा सबसे ऊपर है। जहां हमास और हूती के लड़ाके रॉकेट भी दागेंगे और 7 अक्टूबर जैसा हमला भी कर सकते हैं। यानी हूती इरादा कर चुका है कि वो गाजा का बदला लेकर रहेगा, फिर चाहे इजराइल में तबाही मचाए या फिर लाल सागर से लेकर हिंद महासागर तक पश्चिमी देशों के जहाजों को जला डाले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर ब्रिटेन जैसे देश का विमान और उस विमान में रक्षा मंत्री जैसा वीआईपी सवार फिर भी विमान का जीपीएस सिग्नल गायब हो गया। पूरी दुनिया इस खबर से हैरान है। नेटो देशों और रूस के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका और ब्रिटिश जासूसी जहाजों ने कैलिनिनग्राद के कई चक्कर लगाए और रूस के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की है। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your एक location. शक्तिशाली देश का विमान आखिर आसमान में लाचार क्यों हो गया? यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्री को लेकर उड़ने वाला विमान क्या किसी भी मामूली हथियार से हैक किया जा सकता है? ताकतवर रूस का जीपीएस और सैटेलाइट सिग्नल्स जाम करने वाला हथियार है या फिर ब्रिटिश वायुसेना का फैल्कन 900 विमान इतना कमजोर है? रिपोर्ट के मुताबिक विमान के खर्च में कटौती करने की वजह से इसमें डिफेंस सिस्टम लगाया ही नहीं गया था। रिपोर्ट के मुताबिक विमान पर 2100 करोड़ रुपए का खर्च बचाया गया, जिसकी वजह से विमान में एंटी मिसाइल जैमर नहीं लगाया गया, जैम प्रूफ संचार सिस्टम नहीं लगाया गया, सेना के मानक वाले उपकरण नहीं लगाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने रॉयल एयरफोर्स के बजट को बचाने के लिए वीआईपी को लेकर जाने वाले विमानों के खर्च में कटौती की थी। इसके विपरीत कैलिनिनग्राद में रूस के जो जीपीएस और सिग्नल्स जैम करने वाले हथियार तैनात हैं, वो बेहद शक्तिशाली हैं। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सीक्रेट हथियार का नाम तोबोल है। रूस के कैलिनिनग्राद में कुल 7 तोबोल सिस्टम की तैनाती है जो जीपीएस सिग्नल को रोक सकते हैं। माना जाता है कि तोबोल सैटेलाइट के समान सिग्नल भेजता है, जिससे जीपीएस का सिग्नल आना बंद हो जाता है। जीपीएस सिग्नल खत्म होने की वजह से समंदर में जहाजों में टक्कर हो सकती है, विमान रास्ता भटक सकते हैं और हादसे हो सकते हैं। यानी रूस ने एक ऐसी अदृश्य मिसाइल तैयार कर ली है जिससे विमानों और जहाजों का शिकार किया जा सकता है। पुतिन के सीक्रेट हथियार को लेकर सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। ये तोबोल है या फिर कोई नया हथियार, ये कोई नहीं जानता। और ना इस बात के कोई ठोस सबूत हैं कि ब्रिटिश रक्षा मंत्री के विमान के सिग्नल गायब होने के पीछे रूस का हाथ है। हालांकि नेटो ने जांच शुरू कर दी है। पिछले महीने एक रूसी मिसाइल ने ओडेसा पर हमला किया था, जब ग्रीक पीएम यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वहां दौरे पर थे। नेटो ने इस घटना को भी गंभीरता से लिया था। अब ब्रिटिश रक्षा मंत्री के विमान के सिग्नल जाम को नेटो ने रूस का हद से बाहर जाना कहा है। लेकिन नेटो फिलहाल रूस के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने की कोशिश में है।
ताकि साबित हो सके कि रूस ने नेटो के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉर की शुरुआत कर दी। सिग्नल जैम की घटना के फौरन बाद अमेरिका और ब्रिटेन के जासूसी विमानों को रवाना किया गया था। इन विमानों ने रूस के कैलिनिनग्राद के कई चक्कर लगाए और सबूत जुटाने की कोशिश की। अमेरिका और ब्रिटेन के रिवन जॉइंट नाम के विमान इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सेंसर से लैस हैं और अगर जमीन या आसमान से किसी तरह का सिग्नल भेजा जाए तो उसकी पहचान कर सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटिश जासूसी विमान ने कैलिनिनग्राद के कई चक्कर लगाए और घंटों बाल्टिक क्षेत्र में मौजूद रहे। अगर नेटो को रूस के खिलाफ जैमिंग के सबूत मिले तो नेटो के पास रूस के खिलाफ जंग छेड़ने का एक बड़ा मुद्दा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पुतिन से भी ज्यादा टेंशन है। किम जोंग उन ने उन्हें यह टेंशन दरअसल दे रखी है। बात में लॉन्ग रेंज वाली एटमी मिसाइल दागने वाले किम ने पहली बार अपनी परमाणु यूनिट को अलर्ट और वॉर रेडी कर दिया है। एटमी जंग की तैयारी देखने के लिए किम जोंग उन खुद रिहर्सल ग्राउंड पर पहुंच गया, लेकिन उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की सड़कों पर दौड़ती एक कार ने पूरे पेंटागन में खलबली मचा दी। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की सड़कों पर पुतिन की फॉरेस्ट लिमोजीन कार दौड़ रही थी। इस खास कार के साथ एस्कॉर्ट कारों का पूरा काफिला था। हर कार पर नीले और लाल रंग की लाइट लगी थी। शहर के बीच से खेतों के बीच बनी सड़कों से, पुल के ऊपर से जहां से भी ये कार गुजरी वहां सुरक्षा इतनी सख्त थी कि आसपास किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। अचानक पुतिन की ये खास कार और उसके साथ चल रहा काफिला एक ग्रीन हाउस फार्म में बढ़ गया। कई लोग कार की तरफ दौड़ पड़े। गार्ड ने दौड़कर दरवाजा खोला तो पुतिन की कार के अंदर से उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू के साथ बाहर निकला। किम जोंग उन पुतिन से गिफ्ट में मिली खास कार में बैठकर वॉर एक्सरसाइज देखने पहुंचा था। पुतिन की कार में बैठकर किम के तेवरों में ही पुतिन वाली न्यूक्लियर गर्मी आ गई, क्योंकि किम ने पहली बार अपनी परमाणु यूनिट को वॉर अलर्ट कर दिया। पुतिन से गिफ्ट में मिली लग्जरी लिमोजीन कार में बैठकर वॉर ड्रिल देखने पहुंचे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को एक नए वॉर टैंक में बैठे भी देखा गया। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि ये टैंक उन्होंने खुद बनाए हैं। किम ने इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक करार दिया है। अब सवाल यह है कि पहली बार परमाणु यूनिट को वॉर अलर्ट करके, नए टैंक के साथ वॉर ड्रिल करके और पुतिन की कार के साथ वीडियो जारी करके किम जोंग उन अमेरिका को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और चलिए अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क के विस्फोटक होते हालात की। दरअसल इमरान खान के बाद अब पाकिस्तानी सेना का हंटा नवाज शरीफ पर चला है। जी हां, नवाज शरीफ बहुत जल्द ही लंदन लौटने वाले हैं। उनके सियासी करियर पर फुल स्टॉप लगने वाला है। और जानते हैं इसके पीछे कौन है? पाकिस्तानी सेना और उसके चीफ आसिम मुनीर। आखिर क्यों और कैसे, ये रिपोर्ट आप देखिए। पहले इमरान खान का रास्ते से सफाया और अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान से आउट करने का प्लान तैयार। टीवी स्क्रीन पर आप जिन दो चेहरों को देख रहे हैं वो दशकों तक पाकिस्तान की सियासत में न सिर्फ सक्रिय रहे बल्कि इन दोनों की पाकिस्तान में सत्ता रही और धमक भी रही। फिलहाल सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान जेल में है और इमरान के जेल जाते ही नवाज शरीफ अक्टूबर 2023 में लंदन से पाकिस्तान लौटे, तमाम तरह के बड़े ख्वाब संजोकर। मगर अब खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी फौज ने नवाज के सियासी करियर पर फुल स्टॉप लगाने का प्लान बना लिया है। जी हां, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्व पीएम नवाज शरीफ का राजनीतिक सफर खत्म होने वाला है। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर ने नवाज को लंदन लौटने का ऑर्डर दिया है। नवाज शरीफ खराब सेहत का हवाला देकर लंदन वापसी कर सकते हैं। पहले इमरान की बली और अब नवाज का सियासत से आउट होना इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि पाकिस्तान में अब सेना की पकड़ मजबूत होगी। पाकिस्तानी सेना जो चाहेगी वो खुलेआम डंके की चोट पर करेगी, क्योंकि नवाज के लंदन लौटने से आर्मी देश के प्रमुख नेताओं पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगी। अब यह देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख का ऑर्डर मानकर नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़ देंगे या फिर सेना के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकेंगे। मगर मौजूदा वक्त में नवाज का सियासत और अवाम में पहले जैसा दबदबा भी नहीं रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान में हुए चुनावों में जहां नवाज पंशेरा सीट से हार गए, वहीं लाहौर से 50,000 वोटों से पिछड़ रहे नवाज को बाद में 80,000 से विजेता घोषित किया गया। ऐसे में पाकिस्तान सेना प्रमुख को पता है कि नवाज को साइडलाइन करने का ये सही वक्त है। और वैसे भी नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री है, तो वहीं भाई शहबाज शरीफ अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में आर्मी ने नवाज शरीफ को 2 टूक कहा है कि अब उनका परिवार राजनीतिक रूप से सेट हो गया है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान से रुखसत हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।